एक बार सेठ अमीरचंद अपनी दूसरी पत्नी प्रियंका के साथ अपने घर की छत पर खड़े थे और नीचे गेट की तरफ देख रहे थे। प्रियंका अमीरचंद से बोली, इस औरत को आप तलाक दे चुके हो, फिर ये हमारे घर पे बार बार क्यों आती है? अमीरचंद ने समझाया, प्रियंका ये मेरी पहली पत्नी किरण है और राघव हम दोनों का बेटा है, लेकिन अब मैंने इसे तलाक डिवोर्स दे दिया है और कोर्ट में केस जीतकर राघव को अपने पास रख लिया है। लेकिन राघव इसका बेटा भी है, इसलिए ये कभी कभी हाईकोर्ट की परमिशन के अनुसार अपने बेटे से मिलने यहाँ आ जाती है और हम लोग इसके बेटे को उससे मिलने से रोक नहीं सकते हैं। अब प्रियंका बोली, ओके अमीरचंद, मैंने माना कि ये अपने बेटे से मिलने यहाँ आती है, लेकिन अमीरचंद हमारे बच्चे कब होंगे? मुझे भी राघव की तरह अपना एक बेटा चाहिए जिस पर मेरा अधिकार हो। अब अमीरचंद हंसकर बोला, प्रियंका, तुम मेरी कंपनी में सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी और मुझे तुमसे प्यार हो गया और तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी पहली वाइफ किरण को डिवोर्स तलाक दे दिया। लेकिन मैंने तुमसे शादी करने से पहले ही कहा था कि राघव मेरा बेटा है और इसके अलावा अब हमें कोई बच्चा नहीं चाहिए। इसलिए अब तुम्हें भी राघव को अपना बेटा मानना होगा और उसे अपनाना होगा। इसलिए अब ये फालतू बहस करना बंद करो और जल्दी से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोल के अमीरचंद वापस अपने कमरे में तैयार होने चला गया और बाहर खड़ी किरण अपने बेटे राघव से मिलकर वापस चली गई और छत पर प्रियंका सोचती हुई खड़ी रह गई। हेलो दोस्तों, फाइट फाइट के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली, प्यार या पैसा लेके आए हैं। दोस्तों, कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब अपनी माँ के जाने के बाद राघव स्विमिंग पूल में आके खेलने लगा। तभी प्रियंका उसके पास आई और उससे बोली, राघव ये गंदी चिंगम फेंको और जल्दी से स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर तैयार होने चले जाओ, हमें पार्टी में जाना है। अब राघव बोला, मैं ये चिंगम नहीं फेंकूंगा, ये मेरी माँ लेके आई है और मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना है। अभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां सेठ अमीरचंद तैयार होके आ गए। अमीरचंद बोला, प्रियंका, तुमने राघव को अभी तक तैयार क्यों नहीं किया? हमें पार्टी में जाने के लिए देरी हो रही है। प्रियंका बोली, आपका बेटा मेरी बात नहीं सुनता, अब आप ही इसे समझाओ। अब पिताजी को देखकर राघव स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। अमीरचंद बोले, बेटा राघव, तुम अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानते हो? ये भी तुम्हारी माँ है। राघव बोला, नहीं पिताजी, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मुझसे चिल्ला के बातचीत नहीं करती है और ये हमेशा मुझसे चिल्ला के बातचीत करती हैं। अगर ये आपकी तरह मुझे प्यार से समझाती तो मैं अभी तक तैयार होने चला जाता। अब प्रियंका बोली, देखा अमीरचंद, मैं आपके कहने पे से अपनाना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझे अपनी माँ नहीं समझता है और हमेशा मुझसे इसी तरह से बातचीत करता है। अब अमीरचंद घड़ी देखते हुए बोले, तुम दोनों की लड़ाई के चक्कर में रात के 8 बज गए और राघव अभी तक तैयार भी नहीं हुआ। लगता है रात की पार्टी में हम लोग नहीं जा पाएंगे। अब पिताजी की बात सुन के राघव बोला, पिताजी आप इनको लेके पार्टी में चले जाइए, मैं घर पे अकेले रुक जाऊंगा। अब अमीरचंद बोला, राघव तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम इतने बड़े घर में अकेले कैसे रह सकते हो? तुम्हें रात में डर नहीं लगेगा? राघव बोला, नहीं पिताजी, आप दोनों बाहर से लॉक लगाए पार्टी में चले जाइए, मैं घर पे अकेले रह लूंगा। अब प्रियंका बोली, अमीरचंद राघव सही बोल रहा है, अब ये बड़ा हो रहा है और इसे रात में घर पे रुकने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा आए दिन कई शादी पार्टियों में जाना आना लगा रहता है और कई पार्टियां केवल कपल्स हस्बैंड वाइफ के लिए होती हैं। इसीलिए राघव को आज से ही घर पे रुकने की आदत डालने दो। इतना सुन के राघव अपने कमरे में चला गया और अमीरचंद घर के बाहर लॉक लगाकर दोनों कार से बैठ के पार्टी में चले गए। अब उन दोनों के जाने के बाद राघव अपने घर के अंदर बैठ के टीवी देख रहा था। तभी उनके घर के बाहर एक आदमी काले कपड़े पहने हुए घर के सामने आया और घर के बाहर लगा हुआ लॉक ताला देखने लगा। वो आदमी दिखने में एक चोर जैसा लग रहा था। उसने अपने मुंह छुपाने के लिए एक मास्क लगा रखा था और उसके हाथ में एक चाकू भी था। अब वो आदमी घर की दीवार को लांघकर घर के अंदर कूद गया। घर के अंदर जाके वो आदमी घर के गेट को खटखटाने लगा, जिसे देख के अंदर बैठा राघव डर गया और तुरंत सोफे से कूदकर दूसरे कमरे में भाग गया। अब बाहर खड़े आदमी ने दरवाजा न खुलने पर कुछ देर बाद गेट पे लात मारी और लॉक तोड़ दिया और घर के अंदर आ गया। अंदर आके उसने देखा घर के अंदर कोई नहीं है, लेकिन घर की टीवी चल रही है। वो आदमी घर के दूसरे कमरे में अकेला चला गया। दूसरे कमरे में जाकर उस आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे वो कोई चीज खोज रहा था, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद वो आदमी घर के प्रत्येक कमरे में गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। पूरा घर अच्छी तरह देखने के बाद वो आदमी वापस घर के बाहर चला गया और घर की दीवार फांदकर घर के आगे की ओर चला गया। अब कुछ देर बाद सेठ अमीरचंद पार्टी से वापस लौटे और घर का गेट खोलकर अंदर आ गए। अंदर जाके उन्होंने देखा घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है और घर की टीवी चल रही है। अब अमीरचंद राघव को देखने दूसरे कमरे में पहुंच गए, लेकिन वहां भी उनको राघव दिखाई नहीं दिया। उन्होंने जोर से राघव को आवाज लगाई, राघव। तभी उनको पास की अलमारी के अंदर से आवाज आई,
पिताजी, मैं अलमारी के अंदर हूँ। दोनों ने जाके जल्दी से अलमारी खोली और देखा राघव डरा हुआ अलमारी के अंदर खड़ा था। राघव नीचे उतर के बोला, पिताजी, आपके जाने के बाद यहाँ एक चोर आया था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस आदमी से डर लगा, इसलिए मैं इस कमरे में आके इस अलमारी के अंदर छुप गया और कुछ देर बाद वो आदमी वहां से वापस चला गया। अब अमीरचंद बोला, राघव, तुमने सही किया, तुम उससे डर के अलमारी के अंदर आके छुप गए क्योंकि वो चोर नहीं था। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, अमीरचंद को वो आदमी चोर क्यों नहीं लगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अमीरचंद बोला, वो आदमी चोर नहीं था। अगर वो आदमी चोर होता तो इस अलमारी को खोलकर पैसे व गहने लूटने की कोशिश करता, क्योंकि जब भी कोई चोर किसी घर के अंदर चोरी करने जाता है तो उस घर की अलमारी को जरूर खोजता है और उस अलमारी के पैसे व सोने गहनों को चोरी करता है। लेकिन उस चोर ने ऐसा नहीं किया, मतलब वो चोर नहीं था और या किसी और चीज की तलाश में आया था। तुम चिंता मत करो, घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है, हम अभी उस आदमी की सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। इतना बोलकर वो तीनों सीसीटीवी रूम में पहुंच गए और लैपटॉप स्टार्ट करके उस आदमी की फुटेज देखने लगे। उन्होंने देखा वो आदमी चेहरे पे मास्क लगाकर घर के पास आया और दीवार कूद के अंदर आ गया और कुछ देर बाद वो वापस दीवार फांदकर घर के बाहर चला गया और घर के आगे की ओर चला गया। अब प्रियंका ने वीडियो को जूम करके उस आदमी का चेहरा देखा और बोली, अमीरचंद, इस आदमी के चेहरे पे मास्क लगा हुआ है, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल है। क्या तुम इसे पहचान सकते हो? अमीरचंद बोला, नहीं प्रियंका, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये आदमी कौन है और आज हमारे घर में क्यों आया था। अब रात के 12 बज गए थे और तीनों लैपटॉप बंद करके अपने कमरे में सोने चले गए। अब दूसरे दिन अमीरचंद सुबह सुबह अपने ऑफिस निकल गया और छत पर प्रियंका खड़ी उसे देखती रही। उसके जाने के कुछ देर बाद प्रियंका भी नीचे आई और अपनी कार में बैठ के वहां से कहीं और चली गई। अब रास्ते में एक आदमी को देख के सड़क पर प्रियंका ने अपनी कार रोक दी और कार से बाहर आ गई। प्रियंका उस आदमी से बोली, रघु, तुम बेवकूफ इंसान हो। कल रात इतना अच्छा मौका मिला था और तुम उस छोटे से बच्चे को नहीं मार सके। रघु बोला, मैडम, पूरा घर खाली था, आपके घर में कोई बच्चा नहीं था। प्रियंका बोली, बेवकूफ, वो बच्चा अलमारी के अंदर छुपा हुआ बैठा था और तुमने अलमारी नहीं खोली, वरना तुम्हें बच्चा मिल जाता। रघु, तुम किस तरह के चोर हो? अगर तुम्हें बच्चा नहीं मिला तो तुम्हें मेरे घर से कोई चीज चुरानी चाहिए थी, जिससे कि तुम एक साधारण चोर समझे जाओ। लेकिन तुम बिना किसी चीज को चुराए हमारे घर से चले गए। तुम्हारे किसी भी वस्तु को न चुराने के कारण अमीरचंद तुमको एक चोर नहीं बल्कि राघव का कातिल समझ सकता है। अब रघु बोला, मैडम, आपने मुझे बच्चे को मारने के लिए बोला था, घर में चोरी करने के लिए नहीं बोला था। मुझे बच्चा नहीं मिला, इसलिए मैं चुपचाप चला गया। प्रियंका बोली, ओके, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और कुछ दिन का इंतजार करो। अब कुछ दिन बाद फिर से हम लोग किसी रात में पार्टी में जाएंगे, उस समय तुम्हें उस बच्चे को मारने का दोबारा मौका मिलेगा और उस समय वो बच्चा तुम्हें अलमारी के अंदर मिलेगा। तुम उस बच्चे को मारकर अलमारी के सभी पैसे लूटकर घर से वापस चले जाना। इतना बोल के प्रियंका वापस अपने घर के लिए चली गई। अब उधर अमीरचंद अपने ऑफिस पहुंच गया और अपने ऑफिस में जाके उदास होकर बैठ गया। तभी एक एम्प्लॉय, काम करने वाला वर्कर उसके ऑफिस में गया और उसने अमीरचंद की ऐसी हालत देख के उससे पूछा, सर, आज आप परेशान उदास लग रहे हो, क्या बात है? अमीरचंद ने उस वर्कर को रात का पूरा किस्सा सुनाया और अंत में बोला, रमन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर वो चोर था तो उसने मेरे घर से कुछ चुराया क्यों नहीं। अब अमीरचंद की बातें सुनकर रमन भी आश्चर्यचकित हो गया और ऑफिस में खड़ा रह के कुछ सोचने लगा। अब इधर कुछ दिन बाद फिर से राघव की माँ उससे मिलने आई और राघव ने अपनी माँ किरण को पूरी बात बताई। राघव की पूरी बात सुन के उसकी माँ बोली, राघव, तुमने उस दिन अच्छा किया, तुम अलमारी के अंदर छुप गए और बच गए, क्योंकि वो चोर नहीं बल्कि कातिल था जो तुम्हें मारने आया था। लेकिन अब तुम उस अलमारी के अंदर मत छुपना। अब माँ की बात सुन के राघव ने आश्चर्य से पूछा, माँ, मैं उस अलमारी के अंदर छुप के बच गया था, लेकिन अब आप मुझसे उस अलमारी के अंदर छुपने के लिए मना क्यों कर रही हो? दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, किरण ने राघव को अलमारी के अंदर छुपने के लिए मना क्यों किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। किरण बोली, राघव, मुझे लगता है तुम्हारी सौतेली माँ प्रियंका तुम्हें मरवाना चाहती है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद केवल प्रियंका को फायदा होगा। क्योंकि जब इस घर का वारिस नॉमिनी नहीं बचेगा तो अमीरचंद को इस घर के वारिस के लिए दूसरा बच्चा करना होगा। इसलिए अब तुम उस अलमारी के अंदर मत छुपना, क्योंकि तुमने घर में प्रियंका को बता दिया है कि तुम अलमारी के अंदर छुपे थे। अब राघव बोला, लेकिन माँ, अगर वो कातिल घर में मुझे मारने आएगा तो वो इस अलमारी के अलावा पूरे घर के अंदर मुझे ढूंढेगा और उस कंडीशन में उससे कैसे बचूंगा? किरण बोली, राघव, तुम सही बोल रहे हो,
तुम चिंता मत करो, जब इस बार तुम्हारे पिताजी और प्रियंका पार्टी में जाएंगे तो मुझे तुम पहले से बता देना। मैं उस समय रात में तुम्हारे पास आ जाऊंगी और वो कातिल तुम्हें मार नहीं पाएगा। अब राघव बोला, माँ आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन घर के ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है। अगर मान लो वो कातिल मुझे मारने नहीं आया तो केवल आपके घर के अंदर आने का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा और उस फुटेज को पिताजी बाद में देख लेंगे। इस तरह आप और मैं हम दोनों फंस जाएंगे। अब किरण ने कुछ सोचा और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, तुम अगली बार मुझे पार्टी की तारीख के बारे में बताना। इतना बोल के किरण वहां से अपने घर के लिए चली गई और राघव वहीं खड़ा रह गया। अब किरण अमीरचंद से तलाक होने के बाद में एक जगह किराए के मकान में रहती थी और पास के एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने जाती थी। हॉस्पिटल में कंपाउंडर था राजन, जो किरण के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हेल्प करता था। वो किरण को बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना भी चाहता था। अब डॉक्टरों के जाने के बाद राजन उसके पास आकर बोला, किरण मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब किरण बोली, राजन तुम मुझे इस हॉस्पिटल में प्रतिदिन देखते हो लेकिन मेरे बारे में जानते नहीं हो। मैं एक तलाकशुदा औरत हूँ। मेरी शादी इस शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ अमीरचंद से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। मेरा एक बेटा भी है जो अमीरचंद के यहाँ रहता है और मैं अपने बेटे राघव को लेकर बहुत परेशान हूँ। इसलिए मैं अभी तुमसे शादी करने के बारे में सोच नहीं सकती हूँ। अब राजन आश्चर्य से बोला, तुम सेठ अमीरचंद की वाइफ हो? वो बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। लेकिन किरण उन्होंने तुम्हें तलाक क्यों दिया? किरण बोली, इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। अब राजन ने कुछ सोचा और बोला, ओके किरण, तुम अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे मत बताओ, लेकिन ये तो बताओ कि तुम परेशान क्यों हो। अब किरण बोली, मैं हर सप्ताह अपने बेटे राघव से मिलने जाती हूँ। इस बार राघव ने मुझे बताया कि अमीरचंद उसकी वाइफ पार्टी में गए थे और वो घर में अकेला था। उस समय एक आदमी घर के अंदर घुस के राघव को मारने आया था, लेकिन मेरा बेटा राघव अलमारी के अंदर छिप गया और वो कातिल उसे बिना मारे घर से चला गया। इसलिए मैं परेशान हूँ कि अगर इस बार फिर से राघव घर के अंदर अकेला रात में रुकेगा तो वो कातिल उसे फिर से मारने आएगा। अब राजन बोला, तुम अपने पति से फोन लगा के बोलो कि रात में राघव को अकेले घर पे ना छोड़ें और उसे भी साथ में पार्टी में ले जाया करें। इस तरह कातिल उसे नहीं मार पाएगा। किरण बोली, राजन तुमने सही कहा, लेकिन कुछ पार्टियां फंक्शन ऐसे होते हैं जो केवल पति पत्नी कपल्स के लिए होते हैं। इस कारण अमीरचंद राघव को प्रत्येक पार्टी में नहीं ले जा सकता है। अब राजन बोला, किरण तुम्हारा पति बहुत पैसे वाला है, तुम उसे बोलो कि राघव की देखरेख के लिए एक घर पे नौकर की व्यवस्था कर दे। इस तरह वो कातिल उसे नहीं मार सकता। किरण बोली, अमीरचंद ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी नई पत्नी प्रियंका की बात मानता है और मुझे लगता है कि प्रियंका मेरे बेटे को कातिल के द्वारा मरवाना चाहती है। इसलिए अब जो कुछ करना है मुझे करना है। मुझे अपने बेटे को बचाना होगा। लेकिन मैं उस घर में बार बार नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि वहां पर घर के ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है। अगर वो कातिल राघव को मारने नहीं आया तो सीसीटीवी के द्वारा मैं पकड़ी जाऊंगी और अमीरचंद मेरी फुटेज पुलिस को दिखाकर मेरा राघव से मिलना भी बंद करवा सकता है। अब राजन ने पूछा, क्या राघव के पास मोबाइल है? किरण बोली, नहीं, मेरा बेटा मुझसे फोन पर बातचीत न करे, इसलिए प्रियंका के कहने पर अमीरचंद ने उसे मोबाइल नहीं दिया और घर का फोन भी हटवा दिया। अब राजन ने कुछ सोचा और बोला, किरण तुम्हारी समस्या का उपाय मेरे पास है। तुम इस बार अपने बेटे से मिलने जाओ, उस समय तुम अमीरचंद की अगली पार्टी की तारीख पता करना और अपने बेटे को बोलना कि जैसे ही अमीरचंद अपनी कार से पार्टी में चला जाए उसके कुछ देर बाद राव घर के सीसीटीवी कैमरे की लाइट का स्विच ऑफ बंद कर दे। उसके बाद घर के बाहर तुम खड़ी रहना और जैसे ही राघव तुम्हें छत पे आके इशारा कर देगा तुम घर के अंदर चली जाना और अंदर जाके वापस सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑन चालू कर देना। इस तरह तुम अपने बेटे के पास पहुंच जाओगी और सीसीटीवी में तुम्हारा फुटेज रिकॉर्ड नहीं होगा। सभी लोगों को सीसीटीवी फुटेज देख के ऐसा लगेगा कि कुछ देर के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए फुटेज नहीं आया और कुछ समय बाद तुम इसी तरह उस घर से बाहर भी आ सकती हो। अब किरण बोली, राघव तुमने बहुत अच्छा आइडिया बताया। अब तुम मेरी एक मदद और कर दो, मेरे लिए तुम एक बंदूक का इंतजाम कर दो। अब मैं उस घर में जाऊंगी और उस कातिल को मार के पता लगाऊंगी कि उसे किसने भेजा था। अब राजन बोला, ओके किरण, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं तुम्हारे लिए बंदूक का इंतजाम करता हूँ। इतना बोल के दोनों अपने अपने काम में लग गए। अब कुछ दिनों बाद शाम के समय किरण अपने बेटे राघव से मिलने पहुंच गई। राघव ने किरण को बताया, माँ कल रात पिताजी मुझे घर छोड़कर एक पार्टी में जाने वाले हैं। उस समय मैं घर पे अकेले रहूंगा, आप मुझे बचाने कब आओगी? किरण बोली, राघव मेरी बात ध्यान से सुनो।
कल जब तुम्हारे पिताजी अपनी कार में बैठ के पार्टी में चले जाएंगे, उस समय मैं तुम्हारे घर के सामने जंगल में छुपी होंगी। तुम पिताजी के जाने के बाद सीसीटीवी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑफ बंद कर देना। उसके बाद छत पे आके मुझे इशारा कर देना। मैं सीसीटीवी बंद होने के बाद तुम्हारा इशारा देख के तुरंत दीवार फांद के घर के अंदर आ जाऊंगी। उसके बाद हम दोनों सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑन करके लैपटॉप पे उस कातिल के आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद जैसे ही वो कातिल घर के अंदर आएगा, मैं उस कातिल को बंदूक से मार डालूंगी और फिर से सीसीटीवी का स्विच बंद करके तुम्हें लेके यहाँ से चली जाऊंगी। इस तरह मैं उस कातिल को मार दूंगी और तुम्हें भी हमेशा के लिए अपने साथ लेके इस घर से चली जाऊंगी। अब राघव बोला, माँ आपका प्लान अच्छा है, लेकिन आपके पास बंदूक कहाँ से आएगी? किरण बोली, तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त है जो मेरे लिए बंदूक का इंतजाम कर देगा। हम लोग उसी के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन राघव, बाहर मेन गेट का लॉक लगा हुआ होगा और मैं दीवार फांद कर अंदर या बाहर जा सकती हूँ, लेकिन तुम एक छोटे बच्चे हो, तुम इस दीवार को नहीं फांद सकते। उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ से बाहर कैसे लेके जाऊंगी? अब राघव बोला, माँ आप चिंता मत करो, बाहर के गेट की दो चाबियां हैं। एक चाबी पिताजी लेके जाते हैं और दूसरी चाबी मेरे पास रहती है। हम घर के अंदर उस कातिल को मारकर सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑफ कर देंगे और घर के बाहर आकर दूसरी चाबी से आपके दोस्त के द्वारा बाहर का मेन गेट खुलवा कर यहाँ से भाग जाएंगे। किरण बोली, राघव तुमने एकदम सही कहा, इस तरह हम तीनों का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा और पुलिस को यही लगेगा कि कोई चोर यहाँ आया था और तुम्हें किडनैप करके ले गया है। अब मैं वापस जा रही हूँ और तुम ये चिंगम रख लो, लेकिन इसे अभी मत खाना, मैं बताऊंगी इस चिंगम को कब खाना है। इतना बोल के किरण ने राघव को चिंगम दी और वहां से वापस अपने घर के लिए चली गई। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, किरण राघव के लिए चिंगम लेके आई थी, लेकिन उसने राघव को चिंगम खाने के लिए मना क्यों किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब दूसरे दिन किरण हॉस्पिटल पहुंच गई। राजन उसे बाहर गेट पे मिल गया। किरण ने उसे अकेले में ले जाके कहा, राजन अमीर चंद कल रात पार्टी में जाएगा, मुझे बंदूक चाहिए। राजन बोला, किरण तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बंदूक का इंतजाम कर लिया है, लेकिन उस बंदूक में केवल एक गोली है, अर्थात तुम उस बंदूक से केवल एक व्यक्ति को मार सकती हो। किरण बोली, राजन वो कातिल भी अकेले ही घर पे आएगा, मुझे केवल एक आदमी को मारना है, तुम मुझे बंदूक दे दो। अब किरण की बात सुनकर राजन ने उसे बंदूक निकाल के दे दी, जिसे किरण ने अपने बैग में रख लिया। अब राजन ने किरण से पूछा, तुम बंदूक से कातिल को मार दोगी, लेकिन किरण मैंने अमीर चंद का घर देखा है, तुम्हारे घर की दीवार बहुत ऊंची है, तुम उस दीवार को पार कर सकती हो, लेकिन राघव उस दीवार को पार नहीं कर पाएगा। उस कंडीशन में तुम राघव को घर से बाहर कैसे निकालोगी? और इतनी रात में तुम लोग वहां से बिना गाड़ी के भाग भी नहीं सकते हो, वरना तुम्हें कोई देख लेगा और तुम लोग पकड़े जाओगे। अब किरण बोली, तुमने एकदम सही कहा राजन, तुम्हारे बिना मैं इस घर से राघव को बाहर नहीं निकाल सकती हूँ। तुम एक काम करो, तुम एक कार का इंतजाम करो और तुम आज रात मुझे उस कार से मेरे घर के कुछ दूरी पर उतार देना और कार में बैठ के मेरा इंतजार करना। मैं कातिल को मारकर सीसीटीवी कैमरे बंद करके वापस बाहर आ जाऊंगी और तुम्हें मेन गेट की चाबी दिखाऊंगी। तुम कार लेकर मेन गेट पे आकर चाबी से मेन गेट खोल देना और हम तीनों तुम्हारी कार में बैठकर वहां से भाग जाएंगे। अब राजन किरण की बात मान गया और दोनों फिर से हॉस्पिटल के काम में लग गए। अब प्लान के अनुसार रात के समय राजन किरण को लेकर उस घर के पास पहुंच गया, लेकिन वो घर से कुछ दूरी पर था, जहां कैमरे की नजर उसकी कार पे नहीं जा सकती थी। राजन ने अपनी कार जंगल के अंदर पेड़ों के पीछे लगा दी, जिससे कि कोई बाहर का आदमी उसे देख न सके। अब किरण ने कार से उतर के देखा, अमीर चंद घर से निकला और प्रियंका के साथ कार में बैठा और कार स्टार्ट करके वहां से पार्टी के लिए चला गया। अमीर चंद के घर से निकल जाने के कुछ देर बाद राघव सीसीटीवी कैमरे का स्विच बंद करके छत पे आ गया और उसने अपनी माँ को हाथ से इशारा कर दिया। अब छत पे राघव का इशारा देख के किरण घर के पास चली गई और घर के पास जाके उसने दीवार को फांद कर घर के अंदर चली गई। अंदर जाके दोनों सीसीटीवी रूम में पहुंच गए और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे का स्विच ऑन कर दिया और लैपटॉप पे बाहर का फुटेज देखने लगे। कुछ देर बाद उनको लैपटॉप पे एक नकाबपोश आदमी घर के बाहर खड़ा हुआ दिखा। किरण बोली, राघव घर के बाहर कातिल आ गया, अब तुम अपनी चिंगम खा लो और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। अब कुछ देर बाद बाहर खड़ा नकाबपोश आदमी दीवार फांद के घर के अंदर आ गया और अंदर वाले कमरे में जाकर राघव को देखने चला गया। वो नकाबपोश दूसरे कमरे में चुपचाप खड़ा हुआ कुछ देख रहा था, तभी उसी समय किरण ने उसके पीछे से आकर उसे गोली मार दी। नकाबपोश गोली खाकर वहीं जमीन पे गिर गया और मर गया। अब राघव भी उसे देखने आ पहुंचा। राघव बोला, माँ ये तो मर गया, अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मुझे मारने से किसने भेजा था?
अब किरण उस नकाबपोश के पास गई और उसकी जेब से उसका मोबाइल निकाला और उसके फिंगरप्रिंट से उसका मोबाइल खोलकर चेक करने लगी। तभी किरण को उसके मोबाइल के इनकमिंग कॉल में अपने पति अमीर चंद का नाम दिखाई दिया। किरण नाम व नंबर देख के बोली, राघव, इस आदमी को कुछ देर पहले तुम्हारे पिताजी ने फोन किया था। मतलब अमीर चंद तुम्हें मारना चाहता है और उन्होंने इस नकाबपोश को कुछ देर पहले तुम्हें मारने के लिए भेजा था। अब राघव आश्चर्य से बोला, लेकिन माँ, अमीर चंद तो मेरे पिता हैं, वो मुझे क्यों मारेंगे? दोस्तों, पहली का चौथा सवाल। प्रियंका ने नकाबपोश को राघव को मारने भेजा था, लेकिन नकाबपोश के मोबाइल पर अमीर चंद ने फोन क्यों किया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अभी वो दोनों खड़े हो गए कुछ सोच ही रहे थे कि तभी वहां एक नकाबपोश और आया और उसने गोली चलाई। वो गोली किरण को लगी, जिस कारण किरण जमीन पे गिर गई और मर गई। और दूसरे नकाबपोश को देखकर राघव डर के अंदर भाग गया। अब दूसरे नकाबपोश ने अपना मास्क उतारा। वो रघु था जिसे प्रियंका ने राघव को मारने भेजा था। लेकिन रघु को यह समझ नहीं आ रहा था कि मरा हुआ नकाबपोश आदमी और किरण कौन है। अब रघु ने पास जाकर मरे हुए नकाबपोश का मास्क हटाया, लेकिन रघु उस आदमी को नहीं जानता था। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और प्रियंका को फोन लगा के पूछा, प्रियंका मैडम, क्या आपने मेरे अलावा भी किसी आदमी को राघव को मारने यहाँ भेजा था? क्योंकि यहाँ मुझे एक नकाबपोश की बॉडी और एक औरत मिली थी जिसे मैंने गोली मार दी। अब प्रियंका बोली, रघु, तुम हमेशा फालतू काम में मन लगाते हो। मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों कौन है। तुम ये बताओ कि तुमने अभी तक राघव को मारा या नहीं। अब रघु बोला, मैडम, राघव मेरे सामने अभी अंदर भाग के गया है। मैं अभी उसे मार के आपको फोन लगाता हूँ। इतना बोल के रघु ने फोन काट दिया और अंदर वाले कमरे में चला गया। दोस्तों, पहला नकाबपोश आदमी अमीर चंद का वर्कर रमन था, जो अमीर चंद के कहने पर राघव को कातिल से बचाने के लिए इस घर में आया था और राघव को खोज रहा था। लेकिन किरण ने उसे कातिल समझा और उसे गोली मार दी। अब रघु राघव को खोजते हुए अंदर वाले कमरे में पहुंच गया, लेकिन वहां उसे राघव दिखाई नहीं दिया। रघु कमरे में रखी अलमारी को देख के समझ गया कि राघव इसी अलमारी के अंदर छुपा होगा। इतना सोचकर रघु अलमारी के पास आया और अलमारी का गेट खोला, लेकिन रघु को अलमारी के अंदर राघव दिखाई नहीं दिया। अब रघु को सोच पाता कि उसी समय फिर से एक गोली चलने की आवाज आई। वो गोली रघु को लगी और रघु गोली खा के जमीन पे गिर गया और मर गया। और उसी में फिर से एक नकाबपोश बंदूक लेके उस कमरे में आ गया। दोस्तों, पहली का पांचवा सवाल। तीसरा नकाबपोश आदमी कौन है जिसने रघु को मार दिया? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। दोस्तों, तीसरा नकाबपोश किरण का दोस्त राजन था, जिसने रघु को मार डाला और राघव को ढूंढने दूसरे कमरे में चला गया। अब राजन सीसीटीवी रूम में पहुंच गया और उसने फिर से सीसीटीवी कैमरे की लाइट बंद कर दी और सोफे से बाहर के गेट की चाबी उठाई और राघव को जबरदस्ती अपने हाथों में लेकर दूसरे कमरे से होते हुए वहां से चुपचाप बाहर की ओर चला गया। दोस्तों, दरअसल राजन किरण की मदद करने नहीं बल्कि राघव को पैसों के लिए किडनैप करने आया था। जिस दिन राजन को पता चला कि किरण अमीर चंद की वाइफ है और अपने बेटे को इस घर से निकालना चाहती है, उसी दिन राजन ने किरण के द्वारा राघव को घर से बाहर निकलवाकर राघव को किडनैप करने का प्लान बनाया था। राजन के प्लान के अनुसार राजन ने किरण को बंदूक दी, जिसके अंदर केवल एक गोली थी। राजन ने किरण से बोला था कि तुम इस गोली से घर के अंदर जाके राघव के कातिल को मारकर राघव को हमेशा के लिए घर से बाहर लेके आ जाना। मतलब जब किरण प्लान के अनुसार राघव को घर से बाहर लेके आ जाती, उस समय राजन किरण को उसी समय जंगल में दूसरी बंदूक से गोली मारकर राघव को किडनैप करके घर से ले जाता और किरण की बंदूक खाली होने के कारण किरण राजन का कुछ नहीं कर पाती। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में राजन को राघव को किडनैप करने के लिए घर के अंदर आना पड़ा और राघव की जान बचाने के लिए रघु को मारना पड़ा। अब कुछ देर बाद अमीर चंद पार्टी से वापस लौट के आ गए। कार से उतरकर उन्होंने देखा गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा है। वो जल्दी से घर के अंदर चले गए। अंदर जाके उनको कमरे में रमन और किरण की लाश दिखाई दी, जिनको गोली चला के मारा गया था। अब वो दोनों राघव को ढूंढने अंदर के कमरे में चले गए। अगले कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि वहां भी एक नकाबपोश रघु की लाश पड़ी हुई है और अलमारी खुली हुई है, लेकिन अलमारी के अंदर उनको राघव दिखाई नहीं दिया। अब अमीर चंद ने फोन करके वहां पुलिस को बुला लिया। कुछ देर बाद वहां इंस्पेक्टर और डिटेक्टिव डी के आ गए। अमीर चंद ने बताया, कुछ दिन पहले मेरे घर में एक कातिल राघव को मारने आया था, इसलिए आज मैंने पार्टी में जाने से पहले अपने ऑफिस के एक वर्कर रमन को राघव की सुरक्षा करने के लिए यहाँ भेजा था। लेकिन यहाँ के हमें मेरा बेटा राघव नहीं मिला और हमें यहाँ 3 लाशें मिली हैं, जिनको कातिल ने मारा और मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चला गया। मैं इन दोनों को जानता हूँ, ये मेरा वर्कर रमन है और ये मेरी पहली वाइफ किरण है, लेकिन अंदर मरे हुए व्यक्ति कौन है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ।
अब इंस्पेक्टर और डीके अंदर की रूम में आ गए। डीके ने देखा अंदर एक नकाबपोश की लाश पड़ी हुई है। डीके ने रघु के पास जाकर उसकी जेब से उसका मोबाइल निकाला और उसे खोलकर डीके को लास्ट कॉल पर प्रियंका का नंबर दिखाई दिया। डीके नंबर देख के बोला, इस आदमी ने अभी कुछ देर पहले प्रियंका को फोन किया है, इसका मतलब प्रियंका इसे जानती है। अब प्रियंका बोली, हाँ सर, ये रघु मेरा आदमी है। मैंने ही रघु को पार्टी में जाने से पहले राघव की सुरक्षा करने के लिए घर पे भेजा था, लेकिन इसे घर पे राघव दिखाई नहीं दिया और उसने मुझे फोन करके बताया। उसी समय कातिल ने इसे मार दिया होगा। अब अमित चंद ने प्रियंका से आश्चर्य से पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि आज तुमने घर पर राघव की सुरक्षा के लिए एक आदमी रघु को भेजा है। अब प्रियंका बोली, आपने भी मुझे नहीं बताया कि आज अपने राघव की सुरक्षा के लिए रमन को भेजा था। अब डीके हंसकर बोला, मैं पहली बार एक चीज देख रहा हूँ, तुम दोनों राघव को बहुत ज्यादा चाहते हो, लेकिन तुम दोनों ने अपने अपने आदमियों को अलग अलग क्यों भेजा, एक साथ भेज देते। क्या तुम दोनों एक दूसरे पे शक करते हो या तुम दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। अब अमित चंद बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये सब बातें छोड़ो और राव का पता लगाओ। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी उनको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दी और वहां उन लोगों को लेने एम्बुलेंस आ गई। अब एम्बुलेंस वाले उन लोगों की बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे। तभी एक डॉक्टर बोला, ये औरत जिंदा है, इसकी अभी सांस चल रही है। इतना बोलकर उसे सभी लोग हॉस्पिटल जल्दी से ले गए। अब किरण को हॉस्पिटल ले जाने के बाद सभी लोग सीसीटीवी रूम में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा सीसीटीवी कैमरे का स्विच बंद था। उन्होंने लैपटॉप स्टार्ट किया और फुटेज देखने लगे। उन्होंने देखा घर के अंदर एक एक करके 3 लोग घर के अंदर दीवार फांद के अंदर आए, लेकिन उनको कोई भी चोर घर से बाहर वापस जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। अभी वो लोग कुछ सोच ही रहे थे, तभी हॉस्पिटल से इंस्पेक्टर के पास फोन आया। डॉक्टर बोला, किरण को होश आ गया। डॉक्टर की बातें सुन के सभी लोग हॉस्पिटल के लिए चले गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले डीके ने किरण से पूछा, तुम घर के अंदर कैसे गई और राघव कहाँ गया। किरण ने डीके को और पुलिस को सारी कहानी सुनाई। मैं उस घर में राघव को कातिल से बचाने के लिए अपने दोस्त राजन के साथ गई थी, लेकिन कातिल को मारने के बाद किसी ने मुझे पीछे से गोली मार दी और मैं बेहोश हो गई। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां राजन भी आ गया। डीके राजन को देख के बोला, हमें सीसीटीवी फुटेज के अंदर 3 लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए, अर्थात तीसरा नकाबपोश राजन हो सकता है। राजन बोला, नहीं सर, मैं उस घर के अंदर नहीं गया। जब मुझे दूसरी गोली चलने की आवाज आई, मैं समझ गया कि कातिल के अलावा भी कोई और आदमी उस घर के अंदर है। मैं बाहर से ही डरकर अपनी कार लेके वहां से भाग गया। किरण बोली, इस पर शक मत करो, ये अच्छा इंसान है, ये मेरी मदद करने के लिए वहां आया था। अब डीके बोला, किरण, मैं प्रूफ कर सकता हूँ, ये तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मारने और राव को किडनैप करने के लिए तुम्हारे साथ गया था। दोस्तों, पहली का 6वां सवाल, डीके राजन को किडनैपर कैसे सिद्ध करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, किरण, ध्यान से सोचो। नंबर 1, इसने तुम्हें बंदूक की केवल एक गोली क्यों दी? नंबर 2, इसे किरण के अंदर जाने के बाद पहला नकाबपोश रमन अंदर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे किरण ने बंदूक से गोली मार दी। अब किरण की बंदूक खाली थी, लेकिन जब इसे बाहर से दूसरा नकाबपोश रघु अंदर जाता हुआ दिखाई दिया, तो उस समय इसने किरण को बाहर से फोन क्यों नहीं लगाया? अगर राजन बाहर से किरण को फोन करके दूसरे नकाबपोश रघु के बारे में बता देता, तो किरण अंदर सतर्क हो जाती, मतलब किरण को गोली नहीं लगती। अर्थात ये खुद भी किरण को मारना चाहता था, इसलिए दूसरी गोली चलने के बाद राजन समझ गया कि दूसरे नकाबपोश ने अंदर जाकर किरण को गोली मार दी होगी। अब राजन राघव को किडनैप करने के लिए वहां गया था, इसलिए इसने तुरंत दूसरी गोली चलने के बाद काले कपड़े पहने और अंदर जाके रघु को मारकर राघव को किडनैप करके वहां से ले गया। अब किरण और इंस्पेक्टर को डीके की बात सही लगी और किरण ने राजन से पूछा, राजन, ये सही बोल रहे हैं, तुमने ही घर के अंदर आकर मेरे बेटे को किडनैप किया है, बताओ कहाँ है राघव? अब राजन बोला, किरण, ये सब फालतू बकवास बंद करो, मेरे खिलाफ कोई सबूत हो तो बताओ। किरण बोली, इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास पक्का सबूत है। अगर राजन राघव को किडनैप करके ले गया है तो उसकी गाड़ी चेक करो, आपको इसकी कार के अंदर चिंगम चिपकी हुई दिखाई दे जाएगी, क्योंकि मैंने राघव को बोला था, अगर कातिल तुम्हें मारने नहीं बल्कि केवल किडनैप करने आएगा तो तुम अपनी चिंगम को उसकी कार की डिग्गी या किसी भी जगह चिपका देना। तुम्हारी चिंगम ही हम सभी को तुम्हें ढूंढने में मदद करेगी। अब किरण की बातें सुन के सभी लोग हॉस्पिटल के बाहर आकर राजन की गाड़ी की तलाशी लेने लगे और उनको राजन की डिग्गी के अंदर चिंगम चिपकी हुई दिखाई दी, जिसे देख के राजन ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और उसने पुलिस को राव के बारे में बता दिया। और उधर अमित चंद प्रियंका के बारे में सब कुछ समझ गया था, इसलिए उसने प्रियंका को दूसरे दिन घर से निकाल दिया। और उसके जाने के बाद अमित चंद ने किरण को वापस अपने घर आने के लिए रिक्वेस्ट किया और राघव की बात मानकर किरण दोबारा अपने घर पर वापस आ गई।
दोस्तों, कैसी लगी आपको 14 दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।